हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो है वो सेकंड सब्जेक्ट चल रहा है जिसका नाम है पैरा क्लिनिकल साइंसेस। और इसमें हम पढ़ रहे हैं पहला यूनिट जो है पैरासाइटोलॉजी का। और आज का जो टॉपिक है वो है टोक्सोप्लाज्मोसिस। टोक्सोप्लाज्मोसिस की बात करें तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट प्रेवलेंट पैरासाइटिक डिजीजेस है वर्ल्ड वाइड। और ये होता है पैरासाइट टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई से। अब ये जो प्रोटोजोन है वो 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन है उसको इन्फेक्ट किया हुआ है। और ये ज्यादातर वार्म एरियाज में पाया जाता है और जहाँ पे कैट्स ज्यादा पाए जाते हैं स्पेशली उन एरियाज में ज्यादा पाया जाता है। अब टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई के लाइफ साइकिल की बात करें तो ये दो डिफरेंशिएटेड फेसेस में होता है। पहला जो है वो है सेक्सुअल फेज और दूसरा है एसेक्सुअल फेज। अब जो सेक्सुअल फेज है वो पाया जाता है फीलाइंस में, जैसे कि कैट हो गया, कैट लाइक फैमिली जो है उसमें जो है वो सेक्सुअल फेज पाई जाती है टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई की, और जिसको हम पैरासाइट का प्राइमरी होस्ट भी कहते हैं। और जो दूसरा है वो है एसेक्सुअल फेज, और जो कि पाया जाता है ह्यूमंस में और स्पेशली वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो है वो 3 मीन्स के थ्रू ह्यूमंस में फैलता है। पहला है फीकल ओरल ट्रांसमिशन, दूसरा है फूड बॉर्न, तीसरा है वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब फीकल ओरल ट्रांसमिशन की बात करें तो अगर मान लो कि कोई ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल हमारा जो ह्यूमन है वो खा ले जो कि इन्फेक्टेड हो कैट्स की फीसिस से, तब जो इन्फेक्शन होता है उसको हम कहते हैं फीकल ओरल ट्रांसमिशन। दूसरा है वो है फूड बोर्न। अगर मान लो कि पुअरली कुक्ड मीट है जैसे कि पोर्क, लैम और बेनिसन। हमें इतना पता है कि जो टोक्सोप्लाज्मा प्रोटोजोआ है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स में भी पाया जाता है। तो अगर इनकेस कोई पुअरली कुक्ड मीट है वो पेशेंट जो है या फिर ह्यूमन जो है वो कंज्यूम कर ले, तब भी जो इन्फेक्शन है वो ह्यूमन को हो सकता है। तीसरा इन्फेक्शन है वो है वर्टिकल ट्रांसमिशन, जो कि होता है मदर टू फीटस। अब देखो जो टोक्सोप्लाज्मा सिस्ट है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है एक बार वो भी देख लेते हैं। हमारे स्केलेटल मसल में पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है, और जो हेल्दी अडल्ट है उसमें बहुत समय तक जो है वो लेटेंट फॉर्म में रहती है टोक्सोप्लाज्मा की सिस्ट। इमेजिंग फाइंडिंग्स की बात करें टोक्सोप्लाज्मोसिस की तो जो ये पैरासाइट है वो स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। और जो लीजन्स है वो मोस्टली पाए जाते हैं बेसल गैंग्लिया, कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन, व्हाइट मैटर और पेरीवेंट्रिकुलर रीजन में। और ये कैसे फैलते हैं? ब्लड के थ्रू। अब जो एमआर है वो इसकी जो सेंसिटिव इमेजिंग मोडेलिटी है उसको ये डिटेक्ट करता है और बहुत सारे केसेस में इजिली जो एमआर है वो डिटेक्ट कर देता है सेरिब्रल टोक्सोप्लाज्मोसिस को। और एमआरआई में हम इसको कैसे देख सकते हैं? T1 वेटेड इमेजेस में और T2 वेटेड इमेजेस में दोनों में ही दिखाई दे जाता है। अब जो T1 वेटेड इमेजेस है अगर उसमें लो और हाई सिग्नल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो ये पैरासाइट है वो हेमरेजिक कंपोनेंट शो कर रहा है। और अगर T2 वेटेड में हाई सिग्नल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये एडिमा से ही सराउंड किया हुआ है। टोक्सोप्लाज्मा लीजन्स की बात करें तो ये होमोजेनस नोड्यूलर या फिर रिंग इन्हांसमेंट को भी दिखाता है। और इसके अलावा जो बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है उसमें भी ये होने के चांसेस होते हैं। और देखो यहाँ पे एक नीचे एक लाइन पढ़ो, एन इमेजिंग फाइंडिंग हाईली सजेस्टिव फॉर टोक्सोप्लाज्मोसिस इज द एसिमेट्रिक टारगेट साइन। कि अगर आपको एसिमेट्रिक टारगेट साइन दिखाई देता है जैसे कि स्मॉल इसेंट्रिक नोड्यूल जो कि एक रिंग की तरह इन्हांस हो रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा इमेजिंग फाइंडिंग है टोक्सोप्लाज्मोसिस पैरासाइट की। अब ये देखो ये एमआरआई है टोक्सोप्लाज्मोसिस के पेशेंट का, और जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको लीजन्स दिखाई दे रहे होंगे। देखो यहाँ पे भी लीजन्स दिखाई दे रहे हैं। और जो डी इमेज है उसमें आपको एसिमेट्रिक टारगेट साइन भी दिखाई दे रहा होगा, जो कि देखो डिफ्यूजन एंड परफ्यूजन वेटेड इमेजेस और इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो वैल्यूएबल टूल्स हैं ताकि हम टोक्सोप्लाज्मोसिस को डिफरेंशिएट कर सके फ्रॉम अदर मिमिकिंग कंडीशन से, जैसे कि ब्रेन लिम्फोमा हो गया और अदर इन्फेक्शन होगी जो कि स्पेशली पाए जाते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में। अब जो
इसके अलावा जो हमारा टोक्सोप्लाज्मोसिस है वो लंग्स और हार्ट को भी इन्फेक्ट करता है। और इसके अलावा इसमें जो कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन है उसमें क्या होता है कि कैल्सिफिकेशन भी कोज करता है, हाइड्रोसेफेलस कोज करता है, माइक्रोसेफेली कोज करता है। और दूसरी कॉन्जेनाइटल फाइंडिंग्स में ये एसाइटिस और हेपेटोस्प्लेनोमेगाली भी कोज करता है। देखो, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करें टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई की, तो अगर मान लो पॉजिटिव एंटीबॉडी टाइटर अगर किसी ह्यूमन बीइंग में आ रहा है तो ये इस बात का इंडिकेटिव बिल्कुल भी नहीं है कि उस जो ह्यूमन बीइंग है उसमें एक्टिव टोक्सोप्लाज्मोसिस हो रखा है। वो इस बात का इंडिकेटिव है कि वो जो ह्यूमन बीइंग है वो पैरासाइट के कांटेक्ट में आया हुआ है। अब देखो, जो यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप क्या इवन बाकी सारी कंट्री की भी बात करें तो जो टोक्सोप्लाज्मा सेरोपॉजिटिविटी की जो प्रेवलेंस है वो है 10% से 90%। इसका मतलब ये है कि सेम कंट्री में कुछ रीजन में बहुत ज्यादा मात्रा में जो टी गोंडाई है वो पाया जाता है और कुछ एरिया में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब देखो, जो एड्स के जो पेशेंट हैं उनमें 20% जो है वो डिटेक्टेबल नहीं होते हैं एंटीटोक्सोप्लाज्मा एंटीबॉडी से। अब इसके अलावा इसको डायग्नोस करने का एक और भी तरीका है, वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्टिंग, जिसको हम पीसीआर टेस्टिंग भी कहते हैं। अब देखो, इसको ट्रीट करने का क्या तरीका है कि अगर हम इसको एंटी टोक्सोप्लाज्मा एजेंट से ट्रीट किया जाए तो ये बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगी। अब ये कौन कौन से हैं, वो है पायरीमिथेमाइन, या तो हम सिर्फ इसको भी दे सकते हैं पेशेंट को या फिर इसको कंबाइन करके दे सकते हैं सल्फाडाइजिन से। किसको? पायरीमिथेमाइन और सल्फाडाइजिन को कंबाइन करके भी दे सकते हैं या फिर पायरीमिथेमाइन को अकेले भी हम दे सकते हैं। अब देखो, जो टोक्सोप्लाज्मोसिस है वो अगर एक बार किसी पेशेंट में डिटेक्ट होगी तो उसको हम इन जो मेडिसिन है उनसे ट्रीट करना शुरू कर देंगे और इसका जो ट्रीटमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो हम मॉनिटर करेंगे सीटी और एमआरआई के थ्रू। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। मैंने मोस्टली हर चीज़ को ही कवर करने की कोशिश की है। जाने से पहले एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।